चैप्टर 6 बात करता है एक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है पूरा, इसमें कौन कौन सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करते हैं। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक नया बिजनेस आइडिया को सोच के उसको स्टार्ट करना। तो ऐसे बहुत लोग लगेंगे जो हमको आपका हेल्प लगेगा आपको, क्योंकि ये सारे यंग टैलेंटेड पीपल होते हैं जो नया नया स्किल, नया नया टाइप का इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, नया नया आइडिया टाइप का। तो उनको उतना नॉलेज नहीं होता, पैसा नहीं होता, बहुत कुछ चीज़ों का पता नहीं होता। वो सारा जानकारी इन लोगों को कहाँ से मिलेगा, और इतना फाइनेंस अरेंजमेंट ये सब कौन करके देगा। तो ये जो एक्टर्स हैं यानी प्लेयर्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम बोल सकते हो। तो सबसे पहले देखो हम डेफिनेशन में क्या लिखा, हेल्प बर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक्टर्स या प्लेयर्स जो है इनको क्या बोला जाता है, इनका क्या काम है, हेल्प बर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप्स टू इफेक्टिव स्केल अप। उनका बिजनेस को स्केल अप करना, ग्रो करना एंड सस्टेन करने में मदद करना। जो भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, मतलब जो भी अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके बिजनेस को स्केल अप करना, ग्रो करना और सस्टेन करने में मदद करना। इसके लिए कुछ एंटिटीज, स्पेशलाइज्ड एंटिटीज आई आगे। उन एंटिटीज को बोला गया एक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्या कौन कौन है सर? देखो 6 टाइप के हैं। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन या एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, ऐसा बहुत सारा गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट की तरफ से एसोसिएशन बना हुआ है जो बिजनेस को हेल्प करती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और प्राइवेट इक्विटी फंड है। ये जो आखिरी 4 है ना, इंक्यूबेटर, एंजल इन्वेस्टर, कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी फंड, यही इसमें सीखने लायक चीज़ है। बाकी चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हो। जैसे पहला ये इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, तो एसोसिएशंस फॉर्म्ड टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज। जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, बस ओनर का एसोसिएशन है, केबल ऑपरेटर्स का एसोसिएशन है, फिक्की है, FICCI, एसोचैम है, CII है, ICC है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FISM है, फेडरेशन ऑफ इंडियन MSME, एसोचैम, CIR और फिक्की हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, CII और फिक्की। यस सर। तो ये सब एसोसिएशन बनाया गया। इनका काम क्या था, फॉर्म्स कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट। बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, ये लोग फॉर्म करते हैं। अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करते हैं, नए नए मेंबर्स को एजुकेट करते हैं, कलेक्ट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और अपने मेंबर्स को शेयर भी करते हैं। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग मेथड एंड प्रैक्टिसेस, अकाउंट्स, कॉस्ट का क्या मेथड फॉलो हो रहा है वो सब बताते हैं। इनका रोल क्या है, सेटिंग यूनिफॉर्म बिजनेस प्रैक्टिसेस, शेयरिंग ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड प्रैक्टिसेस। इनका मेन काम क्या है, नया नया बिजनेस प्रैक्टिसेस को सेटअप करना, स्ट्रैटेजीज को और नया नया पॉलिसीज को आपस में शेयर करना। क्रिएशन ऑफ लिंक अमंग मेंबर्स। आप बॉम्बे के हो, हम कलकत्ता गए, हम एक दूसरे को नहीं जानेंगे, लेकिन अगर इस एसोसिएशन के आप भी मेंबर, हम भी मेंबर, तो जानेंगे, है ना। हाँ सर। डेवलपमेंट ऑफ अ नेटवर्क, ये नेटवर्क बनाने में मदद करता है, आपस में कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में मदद करता है, एक एनवायरनमेंट बनाता है जहाँ पे एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर हो। पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज, हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूविंग सस्टेनेबिलिटी, रिड्रेसल ऑफ मेंबर्स प्रॉब्लम। तो ये सब के लिए ये एसोसिएशन बने। तो पहला पढ़ लिए हम लोग, पहला प्लेयर। दूसरा प्लेयर आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है जो मेंबर लोग खुद ही बनाते हैं, जिनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम हो। मतलब आपका मेरा सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से हम लोग खुद ही एक ग्रुप बना लेते हैं, जिस ग्रुप को बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। नाम ही में मीनिंग है ना, खुद को हेल्प करने के लिए ग्रुप बनाए। प्रोवाइड मोटिवेशन एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस, हेल्प मेंबर्स टू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड डिपेंडेंट, एनहेंस सोशल स्टेटस, provide literacy and increase general awareness, improve commercial skill, resource sharing, encourage women entrepreneurships, platform for idea exchange. It helps for discussion of social and economical issues, आपस में कोलैबोरेट करने में मदद करता है। चेंज इन
एक्सपीरियंस जो भी आप सीखे हो, एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करना, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी, हाँ ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये ग्रुप अपने मेंबर को फाइनेंस देगा केवल, ठीक है ना। लिंक सर ये बैंक, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह एकदम हो सकता एकदम है? एकदम बोल सकते हो, एकदम बोल सकते हो, ठीक है। तो ये अपने सेकंड प्लेयर पढ़े। थर्ड प्लेयर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट। पहला आया बिजनेस इंक्यूबेटर्स। तो कोलैबोरेटिव एंटिटी दैट प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विस टू स्टार्टअप्स, यंग एंड स्मॉल बिजनेसेस। एक एंटिटीज है, कुछ बिजनेस ग्रुप है जिनका काम ही है जो यंग स्मॉल बिजनेस या कोई नया स्टार्टअप आ रहा है उसको मदद करना, ठीक है ना। हाँ सर। असिस्टिंग देम, एनेबलिंग देम, उनको असिस्ट करना, उनको एनेबल करना कि मतलब ऐसा कर सके अपना काम चला सके। तो कुछ ग्रुप ही है पहले से जो ये मदद करते हैं, ठीक है ना। ये जनरली गवर्नमेंट ग्रुप हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ग्रुप भी गवर्नमेंट होते हैं, हाँ गवर्नमेंट ग्रुप भी होता है ऐसा बहुत सारा जो लोग इंक्यूबेटर के रूप में काम करते हैं। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, ये लोग सपोर्ट देने के लिए, फिजिकली भी और वर्चुअली भी। जैसे किसी को ऑफिस स्पेस नहीं मिल रहा तो वो प्रोवाइड करवा के देना, कोई को नेटवर्किंग करना नहीं आता तो वो बना के देना, कोई को मार्केट रिसर्च नहीं हो रहा है तो उसके बारे में पता करके देना, कोई को नया प्रोडक्ट डेवलप करना है लेकिन उतना आइडिया नहीं है, प्रोडक्ट का आइडिया है, आइडिया सोचा है कि ऐसा एक प्रोडक्ट बना सकते हैं कैसे बनाएं, तो उसमें मदद करना, आपको इंटरनेट फैसिलिटीज देना, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मदद करना, लोन का गारंटी दिलवाना, एंजल इन्वेस्टर्स तक पहुंचने में मदद करना, अगले टॉपिक पढ़ेंगे एंजल इन्वेस्टर्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, बिजनेस असिस्टेंस, एडवाइजरी देना, आपका मेंटर बनना, आपको ट्रेनिंग देना, आपको सॉफ्ट स्किल्स सिखाना, मतलब कम्युनिकेशन एंड ऑल। तो ये वो ग्रुप्स हैं जो एक इंक्यूबेटर यानी मेंटोर के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना। हाँ सर। इनका रोल क्या है, ये लॉन्चिंग पैड है, मतलब बिजनेस को लॉन्च करने में मदद करते हैं, टूल्स फॉर प्रमोशन है, सपोर्ट लोकल न्यू इनोवेशन, सपोर्ट एमएसएमई, क्रिएट सिनर्जी मतलब वैल्यू, इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी, इम्प्रूव इकोनॉमी, ये सब इनका रोल है। कुछ फेमस इंक्यूबेटर्स का नाम देखो, बोला ना कुछ गवर्नमेंट कुछ नॉन गवर्नमेंट दोनों है इसमें, तो देखो टीआरईसी, टीआरईसी बोल के एक डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, CII, MMA, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एट IIM अहमदाबाद, ये CIIE, IIMA, ये इसका नाम IIM अहमदाबाद है ये, जिनका ग्रुप है CII। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो भी IIM से पढ़ के निकल रहे हैं वो लोग तो मैनेजमेंट ही पढ़ के निकल रहे हैं ना, तो अगर वो कोई नया बिजनेस नया प्रोडक्ट सेटअप करना चाहते हैं तो उनको मदद करता है। IIM बेंगलोर में है ये, अच्छा IIM अहमदाबाद है ये, एक IIM बेंगलोर भी है NSRCEL, ये बेंगलोर में IIM बेंगलोर, MMCIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा, तो कैलकाटा का IIM, आपका बेंगलोर का IIM, अहमदाबाद का IIM, ये लोग भी इंक्यूबेटर्स का काम करते हैं। RTBI IITM मतलब IIT मैंगलोर, ये भी मदद करते हैं। रूरल टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इंक्यूबेटर्स है IIT मद्रास। तो ये सारे इंक्यूबेटर्स हैं जो लोगों को मदद करते हैं काम करने में, ठीक है ना। हाँ सर। अगला आया एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर कौन हुआ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हु हैपेंस टू इन्वेस्ट देयर पर्सनल वेल्थ इन स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस, मतलब हाई नेटवर्थ का इंडिविजुअल, जैसे रतन टाटा, जी सर। वो टाटा ग्रुप से अभी मतलब क्या बोलते हैं रिटायरमेंट ले लिए, लेकिन उसके पास खुद का फंड तो बहुत है, हाँ। तो वो एज एन एंजल इन्वेस्टर बोले जाते हैं, मतलब एक टाइप के एंजल है ये लोग, जो लोग इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। ये बहुत सारे, कॉफी कंपनी का नाम हम भूल रहे हैं, 7-8 साल पहले उसमें टाटा पैसा लगाया था,
एकदम यंग लड़का एक कॉफी का बिजनेस चालू किया था, वैरायटी ऑफ कॉफीज का। जी स्टारबक्स था शायद स्टारबक्स, हमको याद नहीं है अभी। उसमें टाटा इन्वेस्ट किया था, रतन टाटा खुद, टाटा ग्रुप नहीं, ये रतन टाटा इंडिविजुअल का बात हो रहा है। तो इंक्यूबेटर ग्रुप हो गया। स्टारबक्स तो इंडियन ब्रांड नहीं है। हाँ, लेकिन रतन टाटा उसमें इन्वेस्ट किया था हेल्प करने के लिए। स्टारबक्स नहीं भी हो सकता है, एक कॉफी का ब्रांड लॉन्च हुआ था, जैसे बरिस्ता वगैरह है ना, हाँ सर। उसी टाइप का एक नया कॉफी ब्रांड आया था, नाम ओके। भूल रहे अभी हम उसका, हम याद करके बताएगा, गूगल सर्च हाँ करके सर, ठीक। बताएगा, ठीक है ना। हाँ तो सर। ये लोग हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल है, मतलब जिनका खुद का बहुत पैसा है, और ये लोग इन्वेस्ट करते हैं अपना पर्सनल पैसा स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेस में, स्टार्टअप्स में, टू प्रोवाइड कैपिटल एट अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस एट हाई रिस्क एंड रिटर्न रेशियो। अच्छा, ये लोग हाई रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि ये जो जी। पैसा लगा रहे हैं फेल भी तो हो सकता है बिजनेस, हाँ। तो हाई रिस्क ले रहे हैं लोग, लेकिन हाई रिटर्न भी लेते हैं, मतलब प्रॉफिट का अच्छा खासा हिस्सा भी लेते हैं उनसे। अच्छा। कैसे लेते हैं? वो उनका डिवेंचर या इक्विटी शेयर में ओनरशिप में स्टेक ही खरीद लेते हैं। मान लो आप एक नया बिजनेस का प्लान लेकर गए, जी। रतन टाटा, मुकेश अंबानी और भी बहुत, अजीम प्रेम जी, हाँ सर। जितने भी ये लोग, कोई भी हो सकता है जिनके पास बहुत पैसा है पर्सनली, हाँ। तो ये लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाए, ये क्या करेंगे, बोलेंगे आपके बिजनेस का 40% स्टेक हमको दे दो, जी। ठीक है ना। तो ये लोग हाँ फाइनेंसर सर। की तरह काम करते हैं, ये लोग फ्लेक्सिबल है लैंडिंग मनी में, आपको जब जब पैसे का दरकार होगा तब तब देंगे थोड़ा थोड़ा, हाई लेवल ऑफ रिटर्न लेंगे आपसे, एंड शेयर बिजनेस एनवायरमेंट, आपको बिजनेस में आइडिया भी देंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, जी। तो ये सब चीज में आपको मदद भी करेंगे। अगला ये है वेंचर कैपिटलिस्ट। ये वेंचर कैपिटलिस्ट कौन है? टाइप ऑफ इक्विटी फाइनेंस टू स्टार्टअप। एक तरीके का वेंचर कैपिटलिस्ट हुए है जो नए नए बिजनेस में इक्विटी में पैसा लगाते हैं, इक्विटी शेयर, इक्विटी में पैसा लगाना मतलब इक्विटी खरीद रहे हैं ना। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ सर, इक्विटी, एंजल इन्वेस्टर्स भी तो वही कर रहे हैं नहीं, एंजल मतलब। इन्वेस्टर जरूरी नहीं है सिर्फ इक्विटी ले, ये एक आइडिया था, वो आपको इक्विटी डिवेंचर कुछ भी ले सकते हैं, अच्छा। अच्छा। वो आपके यहाँ ओनरशिप ले रही है, ये सिर्फ इक्विटी में फाइनेंस कर रही है। अच्छा। तो टाइप ऑफ इक्विटी फाइनेंस टू स्टार्टअप स्मॉल बिजनेस दैट आर बिलीव टू हैव लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक। जी इनका सर। फंक्शन क्या है? वही सब, लॉन्चिंग ऑफ द फर्म एंड आइडिया, सपोर्ट स्मॉल फर्म, फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत इनकरेज करते हैं, फिल गैप फंड, ये बहुत हद तक ना गैप फंडिंग, ये लोग का एक बढ़िया बात है, ये लोग स्टार्टिंग में एकदम फंड लगाने का बात नहीं करा, वो एंजल इन्वेस्टर हो गया। ये लोग जी। जब आपके बिजनेस में गैप आ जाए, अचानक आप बिजनेस चालू कर दिए, ठीक ठाक चल रहा था, अचानक लंबा फाइनेंस का दरकार पड़ गया, ये लोग उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, ओके। ठीक। हाँ सर। अब आया एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट में डिफरेंस क्या है, आप जो पूछे थे, ऑलमोस्ट हाँ सेम सर। काम कर रहे हैं ना, हाँ सर। तो देखो डिफरेंस हम यहाँ लिख दिए। एंजल इन्वेस्टर एक टाइप का इनफॉर्मल है, ये रतन टाटा इंडिविजुअली पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ना, हाँ सर। और वो फॉर्मल है पूरा, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट है उसका, वेंचर कैपिटलिस्ट का, वो लोग का मतलब कोई काम ही यही है, कंपनी जब पैसा वो लगा लोग रहा का है। काम ही, हाँ एग्जैक्टली, वो लोग का काम ही है इन्वेस्ट करना। जी। रतन टाटा का मेन काम ये नहीं है ना कि स्टार्टअप्स को इन्वेस्ट जी। करना, हाँ। उसके पास तो है पैसा, वो इनफॉर्मली लगा दिया। हाँ। देखो ये लोग 25 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक देते हैं, 25 लाख से 10 करोड़ 25 लाख। हाँ। और ये लोग अबव 10 करोड़ देते हैं, ठीक है ना। हाँ सर। अगले आगे प्राइवेट इक्विटी फंड। तो प्राइवेट इक्विटी इज वेरियस काइंड ऑफ फर्म दैट एक्यूमुलेट मनी फ्रॉम एन असेंबली ऑफ इन्वेस्टर्स इन ऑर्डर टू जनरेट अ ह्यूज पूल ऑफ मनी। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स से मनी एक्यूमुलेट करते हैं, एक ह्यूज पूल बनाते हैं फंड का, और उस पैसे से दूसरे दूसरे कंपनीज में स्टेक खरीद लेते हैं। अच्छा। मतलब तो आपसे थोड़ा पैसा सर ले लिया, बैंक जैसा करता है। बोल सकते हो, लेकिन ये बैंक नहीं है, इनका काम ही है, प्राइवेट नहीं। हाँ। इक्विटी फंड नाम ही है,
ये अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा अरेंज करके उसको एक बड़ी कंपनी की इक्विटीज में लगा देते हैं। जी सर। तो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है ये लोग बैंकरप्सी को बचाने में। जब कोई कंपनी डूबने वाला होता है स्टार्टअप, हाँ। ये उसको बचाने के लिए पैसा अरेंज करते हैं। अच्छा। इसीलिए देखो अगले पॉइंट में क्या, सपोर्ट इन टफ टाइम्स, मुश्किल टाइम में सपोर्ट करते हैं ये लोग। आपका फंड मैनेजमेंट बाई आउट करते हैं। आपकी कंपनी का 60 to 90% जो उधार है, हाँ वो ये लोग खरीद लेंगे आपसे। मतलब आपका कंपनी का, आप एक स्टार्टअप हो, जी। आपके कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है लोग, हाँ आपको सर। बोला हम आपको आपके इक्विटी शेयर बाई कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक तरीके से क्या कर रहे हैं, आपका इक्विटी शेयर लेके आपका कोई उधार लिया हुआ है, हाँ। वो उधार हम चुका दे रहे हैं। 60 to 90% उधार आपका हम चुका दे रहे हैं और आपके कंपनी में स्टेक हम खरीद लेंगे। अच्छा। तो ये टफ टाइम में मदद कर रहे हैं, जब डूबने वाला वेंचर होता है कोई नया नया। हाँ। ठीक है ना। हाँ सर। तो देखो अब आपको यहाँ पर हमें एक समरी दिया, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट फंड, इक्विटी फंड में डिफरेंस। तो देखो कंसेप्ट में क्या लिखा, इट इज अ मनी पूल क्रिएटेड बाय हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। एंजल इन्वेस्टर कौन, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हाँ सर। जो मनी का एक पूल है, जिसके पास बहुत मतलब बहुत पैसा है जिसके पास, जी। वो स्टार्टअप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट इज द टाइप ऑफ फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड टू प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस बाय इन्वेस्टर्स इन एक्सचेंज फॉर पार्टली ओनरशिप ऑफ द कंपनी। और प्राइवेट इक्विटी का, इट इज इन्वेस्टमेंट फंड ऑर्गेनाइज्ड एज लिमिटेड पार्टनरशिप विच आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड एंड आर बैक्ड बाय लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये डूबते बिजनेस का पैसा लगाते हैं उन्हें। जी। बिजनेस का स्टेज, इनका एंजल इन्वेस्टर जनरली फाउंडेशन स्टेज यानी स्टार्टिंग में पैसा लगाता है। अच्छा। वेंचर कैपिटलिस्ट भी अर्ली इनिशियल स्टेज में लगाता है, ठीक है। जी। लेकिन प्राइवेट वाला मिड और लेटर स्टेज में लगाता है, क्योंकि ये लोग तो डूबते टाइम मदद करने आते हैं ना। हाँ जी। नंबर्स ऑफ फर्म इन्वेस्टेड इन, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। एंजल इन्वेस्टर बहुत सारे फर्म में पैसा लगाते हैं, वेंचर कैपिटल भी बहुत सारे फर्म में पैसा लगाते हैं, जबकि प्राइवेट वाले जो बिजनेस डूब रहे हैं यानी कुछ में लगाते हैं। साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टर स्मॉल इन्वेस्ट करते हैं, बोले ना 10 लाख से 25 लाख से 10 करोड़। हाँ सर। वेंचर वाले मीडियम यानी 10 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, जबकि प्राइवेट वाले लार्ज। आपका 80 to 90% डेप्थ खरीद ले रहे हैं ना बेटा, हाँ सर। तो यानी आपका अच्छा खासा पैसा पैसा इन्वेस्ट अच्छा करेंगे। खासा है। तो ये लोग स्मॉल, वो मीडियम, वो लोग लार्ज पैसा लगाते हैं। जी। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, जनरली ये लोग सेफ इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर देखभाल के पैसा लगाता है कि ये बिजनेस में बहुत ज्यादा डूबने का चांस तो नहीं है ना। अच्छा। जबकि ये लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट और कन्वर्टिबल डिवेंचर्स में पैसा लगाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट वाले। और जबकि ये लोग लिवरेज में पैसा लगाते हैं, मतलब जहां रिस्क होता है वहां पैसा लगाते हैं, ठीक है। हाँ। एंटरप्रेन्योर्स और पास्ट फाउंडर्स, ये कौन होते हैं एंजल इन्वेस्टर? कोई बड़े एंटरप्रेन्योर है पहले से ही, या जो पुराना बहुत बड़ा बिजनेस चालू किया था वहां से रिटायर हो गए, जैसे रतन टाटा। जी। ये लोग कौन होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट वाले। ब्लेंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ये एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है, या बैंकर्स या फाइनेंस प्रोफेशनल का ग्रुप है, ठीक है ना। अच्छा। और हाँ। ये इक्विटी वाले तो लार्ज बैंक। देखो भैया, डूबता कंपनी में या डूबता कंपनी का पूरा डेब्ट चुकाने का क्षमता लार्ज बैंकर या बड़े बड़े फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स में ही। हाँ। और लास्ट बात, इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग वेरिएबल्स, ये लोग फाउंडर, मार्केट शेयर या यूजर बेस होते हैं। ये लोग मतलब? जो इक्विटी वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ये लोग फाउंडर भी हो सकते हैं। ये लोग रेवेन्यू मार्जिन, ग्रोथ रेट देख के पैसा लगाते हैं, जबकि आपका इक्विटी वाला वो कंपनी का EBIT देख के पैसा लगाता है, कैश फ्लो देख के पैसा लगाता है, IRR देख के पैसा लगाता है, ठीक है। हाँ। तो कौन क्या देख के पैसा लगाता है, वो लास्ट पॉइंट था। ये था आपका चैप्टर 6, ठीक है। चैप्टर 8 की हाँ तरफ सर। मूव करें। हाँ सर। ये चैप्टर ना
देखा जाए तो उतना कुछ काम का नहीं है, लेकिन छोटा छोटा कुछ एक ट्रिकी बात किया। ये पहले तो चैप्टर क्या है, एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस वेंचर। एक बिजनेस का वेंचर स्टार्ट करने का बात कर रहे हैं। आपको एक बिजनेस चालू करने के लिए प्रेमाइसेस कैसा चाहिए, प्रोसेस कैसा होना चाहिए, उसका प्रेमाइसेस मतलब एरिया, कौन से लोकेलिटी में बनाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रेमाइसेस एंड देयर लोकेशन। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हो तो आप दो चीज चेक करोगे, आउटलाइंग एरिया जहां पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, है ना। जी अगर हाँ आप सर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोलते हो बेटा तो फैक्ट्री कहाँ लगाओगे, जहां से यहाँ पे आपको रॉ रॉ मटेरियल मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। हाँ हाँ, जैसे ट्रांसपोर्टेशन एग्जांपल दिया हावड़ा दासनगर इंडस्ट्रियल एरिया। जी स्पेशलाइज्ड बिजनेस एरिया देखोगे आप कि एससीजेड है क्या, ईपीजेड है क्या, क्योंकि वहां पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जी जैसे कस्बा बेहाला इंडस्ट्रियल स्टेट, यहाँ पे आपको क्या गवर्नमेंट टैक्स में बेनिफिट दे रहा है, तो आप चाहोगे ना हाँ हाँ ऐसा एरिया में हाँ बिजनेस सर, लगाएं जहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स में भी थोड़ा सा माफी वाफी दे दे। तो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऐसा एरिया देखोगे। आप ऑफिस का लोकेशन के लिए कैसा एरिया देखोगे, बोलो। जहाँ पे मोबिलिटी आसान हो। वेरी गुड। देखो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी हाँ सेंटर ऑफ सिटी या टाउन, हाँ जैसे डेलोजी या बड़ा बाजार एरिया। जी, सॉल्ट आप लेक। आप अपना नेबरिंग लोकेशन देखोगे, कोवर्किंग स्पेस देखोगे, हाँ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इनके आसपास कहीं देखोगे ताकि आपको काम करने के लिए इजीली लोग मिल जाए। अच्छा, क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत ऐसा होता है ना आईटी सेक्टर वगैरह में, जहाँ पे पार्ट टाइम में बहुत हाँ ज्यादा सर, हाँ जस्ट फ्रेशर्स, पास हाँ आउट या फ्रेशर्स या कॉलेज जी ग्रेजुएट्स को लेते हो। जी अब बोला अगर आप एक रिटेल प्रेमाइसेस खोलोगे, मतलब किराना स्टोर टाइप का डिपार्टमेंटल स्टोर, तो आप क्या लोकेशन देखोगे। जहाँ पहला पे बात तो वही पॉपुलेशन ज्यादा सेंट्रल हो। ऑफ द स्टेट सिटी या टाउन, हाँ हाँ नेबरिंग लोकेशंस देखोगे, जी शॉपिंग सेंटर या मॉल में ज्यादातर ट्राई करोगे। हाँ आप ये देखोगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हब कहाँ पे है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए चांदनी मार्केट है, हाँ तो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का रिटेल शॉप खोलना है तो आप चांदनी में खोलोगे। जी सर। या फिर स्पेसिफिक लोकेशन देखोगे, जैसे होता है ना फूड स्टॉल इन एयरपोर्ट एरिया, आप देखोगे हाँ एयरपोर्ट एरिया, रेलवे स्टेशन एरिया, वहां पे फूड स्टॉल वाले ज्यादातर बैठते हैं क्योंकि पता है वहां जी, बिकेगा ही बिकेगा, है ना। मॉल्स में भी हाँ। हाँ मॉल्स में भी। इसके बाद बोला लोकेशन ऑफ वेयर हाउस के लिए आप क्या देखोगे, गोडाउन के लोकेशन के लिए आप देखोगे पेरीफेरल एरिया, एक्सप्रेस हाईवे एरिया, एक्सप्रेस वे एरिया, ये सब देखोगे ना। हाँ क्योंकि जहाँ से गोडाउन आप जनरली ट्रांसपोर्टेशन देखते हो इजी ना, हो। हाँ आप एशियन स्कूल में पढ़े हो, आप देखो वो एरिया में हाईवे है, वहां पे बहुत गोडाउन है, हाँ सर, वहाँ पे हाँ क्योंकि वहां पे ट्रक्स वर्क्स इजीली घुस सकते हैं ना बेटा। आप अगर हम लोग जिस एरिया में रहते हैं या ये जो आपका जी रामराज तला वाला एरिया है, जी, आप अगर वहां पे गोडाउन खोल वहाँ पे दोगे तो ना पॉसिबल ही नहीं है। तो हाँ आपका पता चला रेलवे ट्रैक पे ट्रेन अटका, आपका ट्रक अटका रह गया, ट्रेन हाँ आता जा रहा है, आपका ट्रक आ ही नहीं पा रहा है। जी सर। तो आप ऐसा एरिया खोजना चाहोगे जहाँ पे एक्सप्रेस वे हाईवे होता कि फटाफट ट्रक निकले, फटाफट ट्रक घुस जी सके। जी हाँ तो कनेक्टेड, और दूसरा चीज देखोगे कनेक्टेड टू इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि आपका गोडाउन को कौन यूज करेगा बेटा, इंडस्ट्रीज वाले। जी, तो आप चाहोगे ना ऐसा एरिया में गोडाउन हो जहाँ पे उनके इंडस्ट्रीज साथ बहुत हो, हाँ आसपास। ताकि आपको आराम से भाड़ा मिल जाए वहां पे। अच्छा हाँ एसईजेड और ईपीजेड एरिया तो हर कोई देखता है ना। हाँ हाँ एक चीज और बढ़िया है लोकेशन ऑफ वेयर हाउस में, लॉजिस्टिक पार्क्स में आप देखोगे, ऐसा गवर्नमेंट बहुत सारे एरिया को लॉजिस्टिक पार्क डिक्लेयर कर दिया। लॉजिस्टिक का मतलब ही होता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड वेयर हाउस। तो आप उन एरिया में देखोगे ताकि वहां पे गवर्नमेंट का आपको बहुत सारा सब्सिडी वगैरह मिल जाए, ठीक है। हाँ अब आता है स्टेप्स इन लोकेशन डिसीजन प्रोसेस। आप लोकेशन डिसाइड करने के लिए क्या स्टेप फॉलो करोगे। सबसे पहले आप रीजन देखोगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। यस फिर आप स्टेट सेलेक्ट करोगे, वहां का लॉ को देखते हुए, टैक्सेस को देखते हुए, पॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हुए। जी सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे कि नॉर्थ में यानी
कश्मीर में खोलें या साउथ में यानी कि चेन्नई में, या वेस्ट में यानी कि मुंबई, या ईस्ट में यानी कि कोलकाता, कहाँ खोलें? जी उसके बाद आप जब एरिया चूज कर लिए तो फिर स्टेट ढूंढोगे। अब नॉर्थ में तो बहुत स्टेट है, हाँ ईस्ट में भी बहुत सारे स्टेट है। स्टेट जी चूज आप कैसे करोगे? वहां का लॉज देखोगे, वहां का टैक्सेस देखोगे, पॉलिटिकल कंडीशंस देखोगे। यस अब स्टेट सेलेक्ट करने के बाद सिटी या टाउन सेलेक्ट करोगे, तो वहां का हाँ पॉपुलेशन देखोगे, वहां पे सस्टेनेबल है कि नहीं बिजनेस वो देखोगे। जी अब आप वहां पे ऑल्टरनेटिव लोकेशंस क्या क्या है वो चूज करोगे। सबसे पहले आप देखे कि चलो ईस्ट में खोलते हैं, मतलब अपनी तरफ, फिर आप देखे वेस्ट बंगाल में खोलते हैं, फिर आप देखे अच्छा चलो कोलकाता में खोलते हैं, फिर कोलकाता में आप देखे कहाँ कहाँ खोल सकते हैं, उनमें से चूज किया हावड़ा, सल्टलेक। जी तो ये सब आप स्टेप फॉलो करोगे। फैक्टर्स ऑफ लोकेशन डिसीजन, किन बातों पे डिपेंड करेगा आपका कि आप कौन सा लोकेशन लोगे। जनरल फैक्टर क्या है? कॉस्ट देखोगे सबसे पहले बेटा, हाँ बिल्कुल फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, वहां के वाटर कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, पावर कैसा है, फैक्ट्री खोल रहे हो ना बेटा। हाँ मैन पावर देखोगे, वहां पे मैन पावर कैसा अवेलेबल है। लेबर हाँ प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सर्विसेज, अदर सर्विसेज, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सब कैसा अवेलेबल है। पॉलिटिकल जी फैक्टर देखोगे, मतलब वहां का पॉलिटिकल सपोर्ट है कि हर समय झंडा लेके चौलबे ना धरना देता रहता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज देखोगे वहां का, जी टैक्सेस देखोगे, ये हो गए जनरल फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर क्या देखोगे? रॉ मटेरियल वहां पे अवेलेबल है कि नहीं, लेबर अवेलेबल है कि नहीं, वर्किंग जी एरिया का स्पेस कैसा है, इंटरनेट फैसिलिटीज देखोगे। अगर आप रिटेल सेक्टर खोल रहे हो, मतलब बिग बाजार टाइप का मॉल, तो आप जी सबसे पहले देखोगे स्टोर विजिबिलिटी, मेरा स्टोर ऐसा जगह हो जो सबको नजर आए, है ना। हाँ अरे बेटा ऐसा कहीं खोल दोगे लोगों को दिखाई नहीं दे, तो वहां पे तो पब्लिक घुसेगा ही नहीं। सेल नहीं होगा नहीं हाँ, हाँ तो इसीलिए आप देखते हो बड़ा बड़ा कपड़ा वपड़ा का शोरूम एकदम मेन रोड के ऊपर खोलता है, जी ताकि आता जाता हर कोई को दिखाई दे। आप पार्किंग बिल्कुल एरिया देखोगे, क्योंकि रिटेल सेक्टर खोल रहे हो तो कस्टमर गाड़ी लेके बाइक लेके आएगा, वो कहाँ पार्क करेगा। कस्टमर्स कैसे है नियर बाई वो देखोगे। अब बेटा आप खोल रहे हो गुची का शोरूम हाँ और खोल रहे हो रामराज तल्ला में बिकेगा ही या नहीं हावड़ा में, आपको गुची गुची का शोरूम खोलना है तो पार्क स्ट्रीट हेन वो देखोगे ना आप। जी तो आप देखोगे उस एरिया का कस्टमर नियर बाई कैसा है, कस्टमर का ट्रैफिक कैसा है, मतलब कस्टमर उस एरिया में बहुत घूमते फिरते रहते हैं कि बहुत कम घूमते फिरते हैं। अच्छा स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, जब दुकान को बड़ा करना हो तो जगह तो है ना बड़ा करने का, प्रॉपर बड़ा बाजार एरिया में खोल दोगे आप, चांदनी टाइप के एरिया में, वहां बड़ा करने का जगह क्या, वहां तो आसपास नहीं हजारों दुकान। नहीं हाँ तो आप अगर बड़ा एक्सपेंड करना है तो उसका प्लानिंग भी देखना पड़ेगा। तो ये था आपका लोकेशन के बारे में। अगला टॉपिक है लेआउट। अब ये लेआउट क्या होता है? लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, फैसिलिटीज को एक बाय स्टेप में अरेंज करना, ठीक है ना। जैसे मशीन इक्विपमेंट, इनको ठीक से अरेंज करना। अरे किस मशीन के बाद कौन सा मशीन होना चाहिए। आप कंज्यूमर मॉल में घुसते हो, बिग बाजार जी में, हाँ आप देखते हो ना बिस्किट के बाद एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट रखा हुआ है, उसके बाद दूसरा टाइप का प्रोडक्ट पूरा सजाया हुआ है लाइन से। हाँ बेटा आपने को क्या लगता है ये लोग कोई भी एक एरिया चूज करके प्रोडक्ट सजा देता होगा ना? ये लोग बहुत प्लानिंग करता है उसके पीछे। आप एक चीज कभी गौर करना, जो आपका पेमेंट काउंटर होगा ना, हाँ सर वहां देखना बच्चा लोग का चॉकलेट, खिलौना वो लोग सजा के रखते हैं। हाँ क्यों पता है? ताकि पेमेंट के टाइम पे बच्चे जिद करे तो खरीद सके एग्जैक्टली मतलब इसके पीछे वो लोग का एक लॉजिकल सेंस है ना। ऐसे जी तो नहीं हाँ ना कि बस यहाँ रख दिए, चलो क्या फर्क पड़ता, कहीं रखते यहाँ रख दिए। हाँ बिल्कुल तो यानी आपको एक लेआउट, आपको सजाने का एक पैटर्न फॉलो हमेशा करना ही पड़ेगा दिमाग में, ठीक है ना। तो हम लोग तीन चीज का लेआउट पढ़ते हैं, प्लांट लेआउट, ऑफिस लेआउट और वेयर हाउस लेआउट। तो देखो यहाँ पे पहले पढ़े टाइप्स ऑफ लेआउट। फैक्ट्री प्लांट लेआउट, 5 टाइप का फैक्ट्री या प्लांट का लेआउट होना चाहिए। नंबर 1 है प्रोडक्ट लेआउट या लाइन लेआउट, यानी आप वर्कर और इक्विपमेंट का अरेंजमेंट का प्लानिंग करोगे। इस टाइप का लेआउट में देखो अलग अलग टाइप का लेआउट है, अलग अलग बिजनेस में लगेगा। हाँ सर
अब आपके बिजनेस में कौन सा लगेगा वो आपको डिसाइड करना। फैक्ट्री या प्लांट लेआउट, जिसमें पहला हेडिंग है प्रोडक्ट लेआउट या लाइन लेआउट, जहां पे आप किस टाइप का अरेंजमेंट पे ध्यान दे रहे हो, वर्कर और इक्विपमेंट्स का अरेंजमेंट एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ये जनरली ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री, पेपर मिल, ये लोग इन पे फोकस करते हैं कि मेरा वर्कर और इक्विपमेंट एक सीक्वेंस में ठीक से अरेंज रहे ताकि काम करने में आराम हो। दूसरा टाइप का लेआउट है प्रोसेस लेआउट या फंक्शनल लेआउट। यहाँ पे हम सेम नेचर के प्रोसेस को एक के बाद एक रखेंगे इन वन डिपार्टमेंट, मतलब सेम नेचर के प्रोसेस को एक डिपार्टमेंट में डाल देंगे। जैसे फाइनेंस और अकाउंट्स, ये दोनों सेम नेचर का काम है, हाँ तो इनको हम एक ही डिपार्टमेंट बना दिए, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, अच्छा, है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये हम एक डिपार्टमेंट, मतलब हम यहाँ इस टाइप प्रोसेस लेआउट में मेरा दिमाग चलेगा कि सेम नेचर का एक्टिविटीज कौन सा है, उनका एक ग्रुप बना दो। जी फिक्स पोजीशन लेआउट, जहां पे हेवी एंड लार्ज प्रोडक्ट है, जैसे बिल्डिंग, डैम, यहाँ पर फिक्स पोजीशन लेआउट कंसेप्ट चलता है, क्योंकि इनको हिला नहीं सकते ना, इतना भारी, इतना बड़ा बड़ा चीज है। अब डैम उठा के एक जगह से दूसरा जगह तो रख नहीं दोगे। नहीं। सेलुलर लेआउट, यानी मशीन्स आर ग्रुप्ड एज पर प्रोसेस रिक्वायरमेंट। प्रोसेस यानी काम के जरूरत के हिसाब से मशीनों का ग्रुप बनाना कि ये काम में ये मशीन लगेगा एक साथ, ठीक। और पांचवा हाइब्रिड, जहां पे कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट का, मतलब पहला वाला और दूसरा वाला। तो ये 5 टाइप के लेआउट है, एमसीक्यू में काम का चीज है। सर एक ही फैक्ट्री में तो काफी सारा लेआउट लग सकता है ना? एकदम एकदम बोले तो कोई सा भी कहीं भी लग सकता है, कोई फिक्स नहीं है। हाँ ठीक है। जी सर। अब बोला गया स्टोर और शॉप का लेआउट कैसा होना चाहिए। पहला बोला ग्रिड लेआउट, इन सब में आप एकदम बड़ा बड़ा कंज्यूमर मॉल, आपके गली के नीचे छोटा दुकान, सबको एग्जांपल के रूप में देखना। स्टोर और शॉप लेआउट में बोला ग्रिड लेआउट, यानी ग्रुप आर डिस्प्लेड, गुड्स आर डिस्प्लेड ऑन अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉर कस्टमर टू ब्राउज। देखो कस्टमर का एक माइंडसेट होता है ना, इसके बाद ये प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। जी बड़े बड़े कंज्यूमर मॉल में जब घुसते हो, अपने जनरली एक सेंस लगा लेते हैं ना कि अगर यहाँ शर्ट रखा तो इसके बाद पक्का ट्राउजर्स का कॉलम आएगा। हाँ बिल्कुल। तो वही वाला पैटर्न ये लोग फॉलो, यानी कस्टमर जो प्रेडिक्ट करेगा, जी ताकि उसके, देखो कस्टमर का प्रेडिक्शन अगर रॉन्ग होगा ना, वो ज्यादा घूमेगा नहीं ढूंढने के लिए, जी भाड़ में यार मिलता नहीं है कुछ। तो कस्टमर कैसा प्रेडिक्ट करेगा, आप उसके हिसाब से अपने शॉप में चीजों को सजाते हो, जैसे फार्मा और ग्रोसरी स्टोर में होता है। हेरिंग बोन लेआउट, यानी लॉन्ग एंड नैरो रिटेल शॉप। अब मेरा भाई का मॉल है सिलीगुड़ी में जी। हम वो देखा कि उसका शॉप ना लंबा है, चौड़ा ज्यादा नहीं है, लंबा है, और एक लंबा रैक में साइड दोनों रैक साइड में पूरा रैक में सामान सजाया हुआ, कस्टमर बीच से चल रहा है। अच्छा, इसको बोलते हैं हेरिंग बोन लेआउट, लॉन्ग एंड नैरो रिटेल शॉप, ऑलमोस्ट सिमिलर टू ग्रिड, लेकिन इसमें एकदम लंबा और दोनों साइड में रैक लगा हो, ताकि कस्टमर बीच में चले तो उसको दोनों साइड का प्रोडक्ट दिखाई दे, है ना। हाँ एक होता है फ्री फॉर्म लेआउट या बुटीक लेआउट, मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आप अपने हिसाब से सजाते हो। एक होता है लूप लेआउट, ये आप बिग बाजार में देखोगे, जिसको रेस ट्रैक या लूप लेआउट बोलते हैं। मतलब ऐसा बनाएगा ना कि आप एक जगह से वहीं से आ सकते हो। हाँ। अब आप एग्जिट वाला रास्ता पे आपको निकलना है ना, तो ऑलमोस्ट सब प्रोडक्ट देखते हुए निकलना पड़ेगा जी। मतलब वो चाहता है कि कस्टमर घुसे और जब निकले उस बीच में मेरा सारा प्रोडक्ट पे नजर डाल ले। लूप में बनाए, ऐसा लूप बनाए कि घुसने और निकलने का पूरा रास्ता इसी तरीके से है कि सब प्रोडक्ट के बीच में से होते हुए जाओगे आप ऑलमोस्ट, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो कुछ ना कुछ खरीद ही ले, है ना। तो एंट्री फ्रॉम वन डोर, चेक ऑल द प्रोडक्ट, देन मूव फ्रॉम द अदर गेट। ठीक है। अगला है स्पाइन लेआउट, फ्रंट टू बैक एंड कस्टमर कैन मूव टू एनी डायरेक्शन। सीधा जाना है, ठीक है, हाँ। लेकिन बीच बीच में रास्ता निकला हुआ है, आप चाहो तो बीच में से घुस के उधर दूसरे डायरेक्शन में चले जाओ।
आप देखते हो ना रैक सजाया हुआ रहता है मीडियम से और पार्ट बीच में किया गैप हुआ रहता होता है, है, लेफ्ट पार्टीशन किया राइट। हुआ रहता हाँ है। हाँ तो वो वाला टाइप का हो गया स्पाइन लेआउट। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के लिए मेरे को बहुत काम का लगा, लूप और स्पाइन। है ना। नहीं नहीं, ये हाँ पूरा टाइप्स ऑफ लेआउट में अच्छा फैक्ट्री के लिए अच्छा। और स्टोर हाँ के हाँ। लिए, फैक्ट्री के लिए जी 5 और स्टोर के लिए ये 5, जी। क्योंकि आपको दे देगा कि ऐसा लेआउट बताओ किसके बारे में बातचीत हो रही है। हाँ नेक्स्ट हो गया फैक्टर्स फॉर लेआउट। आप लेआउट बनाते समय क्या क्या बात ध्यान में रखते हो? नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, मैनेजमेंट का आउटलुक, और आपका ऑपरेशन का प्रोसेस कैसा है ना। बिल हाँ एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव लेआउट। एक लेआउट का मतलब होता है ओवरऑल लुक बेटा, प्रेजेंटेशन, जी। ठीक है ना। वो कैसा होगा कि बहुत सुंदर लगे। किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए जब आप कोई एक लेआउट सजा रहे हो? एक्सटर्नल अपीयरेंस, कि वो बाहर से देखने में कैसा लगे, है ना। हाँ एंट्रेंस और एग्जिट को हमेशा सुंदर रखता है। आप एक ना बिग बड़ा सारा शॉपिंग मॉल को दिमाग में रख के सारे पॉइंट्स को सोचो, आपको आंसर बड़ा आसानी से समझ में आएगा। ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल का एक्सटर्नल लुक बहुत सुंदर होता है। हाँ। आदमी का मन करता है घुस के तो देखे क्या है, बहुत सुंदर लग रहा है। यस। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस बहुत अच्छा रखते हैं। एंट्रेंस और एग्जिट को हमेशा बहुत अट्रैक्टिव रखते हैं उन्हें, है ना, ताकि हाँ घुसते वक्त और निकलते वक्त कस्टमर के दिमाग में क्या बोलते हैं इंप्रेशन रहेगी, नहीं बहुत अच्छा इम्प्रेशन। लगा नहीं। स्पेशल एक्सेस फैसिलिटी, आपको कहीं से भी कहीं निकलने का रास्ता दे रहे हैं, मतलब आपको एक्सेस करने का फैसिलिटी दे रहे हैं सब कुछ। साइन बोर्ड बहुत सुंदर रखता है। बिल्डिंग का इंटीरियर, लाइट्स तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, क्योंकि तो हाँ लाइट्स के कारण ही ग्लेज आता है प्रोडक्ट का। जी। आप साड़ियों की दुकान में देखना, आप वही साड़ी, वही अपना कोई बढ़िया सारा हाईफाई सलवार सूट आप दुकान में देखते हाँ हो, और जब घर पे और लाके घर देखते हो तो में लगता है हाँ। दुकान में ज्यादा सुंदर लग रहा था। जी जी। ये हमको लाइट बड़ा अजीब लगता है। इफेक्ट। हम कोई भी शर्ट लेके आते ना, यार दुकान में मस्त लग रहा था, घर लाके उतना मजा नहीं आया देख के। इसका रीजन क्या था कि दुकान में लोग लाइटिंग वैसे ही बना के रखते हैं चकचका कि आपको लगेगा हाँ क्या ग्लेज है प्रोडक्ट का, लेकिन आपके घर में तो नॉर्मल लाइटिंग है, जी। तो वो ग्लेज नहीं आते, क्योंकि दुकान का लाइटिंग एक अलग ही प्रेजेंट रखता है। हाँ फर्नीचर्स, आप उनका रैक, टेबल, चेयर देख के आपको खुशी लगेगा। तो ये सब चीजों हाँ। को लोग बहुत अच्छा रखते हैं ताकि लोगों को लुक या लेआउट बहुत इफेक्टिव लगे। आखिरी क्वेश्चन, बिजनेस प्रोसेसेस। बिजनेस प्रोसेस का मतलब क्या है? टास्क एंड मेथड टू कनेक्ट इनपुट टू आउटपुट। इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए जो टास्क, जो मेथड आप लगाते हो, उस हाँ पूरा को बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस। जी। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या बातों का ध्यान रखोगे? असेंबली कैसे करें, क्वालिटी चेकिंग कैसे करें। बैंकिंग का अगर आप काम कर रहे हो, बैंक चला रहे हो, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे? कस्टमर सर्विस, क्रेडिट इवेल्युएशन। अगर आप ट्रैवलिंग का बिजनेस करा रहे हो, टूरिज्म एंड ट्रैवल, तो ट्रिप का बुकिंग, बिलिंग, इन पे ध्यान दोगे ठीक से। अगर आप हेल्थ का बिजनेस चला रहे हो, तो मेडिकल असेसमेंट, ड्रग का अप्रूवल, इन पे ध्यान दोगे, है ना। जी सर। हाँ 4 टाइप का बिजनेस प्रोसेस होता है। नंबर 1 ऑपरेशन, नंबर 2 मैनेजमेंट, यानी बोलो ऑपरेशन प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस, सपोर्टिंग प्रोसेस, गवर्निंग प्रोसेस, ठीक। जी। आखिरी क्वेश्चन है इस पार्ट में, स्टेप्स क्या होगा आपका प्रोसेस को बनाने का। आप सबसे पहले एक गोल सेट करोगे। आप पूरा जो बिजनेस काम का प्रोसेस है, बिजनेस को करने का पैटर्न है आपका, जी। उसको कैसे सेट करोगे? सबसे पहले आप अपने गोल सोचोगे, सेटिंग गोल। हाँ अब प्रोसेसेस को प्लान करोगे कि इस गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या प्रोसेस लगेंगे। अब उस हिसाब से एक्शन का सेटअप करोगे, फिर टेस्ट करोगे, फिर इंप्लीमेंट करोगे, फिर टाइम टू टाइम मॉनिटर करोगे, और ठीक लगा तो उसको रिप्लिकेट यानी बार बार दोहराओगे। हाँ। कितने टाइप के ऑपरेशनल प्लान हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इमीडिएट। कुछ प्लान ऐसे होंगे जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होंगे। ऑपरेशनल मतलब डे टू डे काम का प्लान। हाँ तो डे टू डे काम का प्लान कुछ तो लॉन्ग टर्म होगा, कुछ आपका शॉर्ट टर्म गोल होगा, कुछ इमीडिएट मतलब जो तुरंत करना है, ठीक। जी। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी 2 क्वेश्चन सॉरी। एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशनल प्लान। आपका डे टू डे जो ऑपरेशनल प्लान होता है, डे टू डे काम का जो प्लानिंग,
उसका एलिमेंट हाँ क्या क्या होना चाहिए। अब क्या क्या काम पे ध्यान दोगे स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने पे ध्यान दोगे, फिर आप प्रोडक्शन को लेके प्लानिंग करोगे, फिर मैन पावर का प्लानिंग करोगे, उसके हिसाब से इक्विपमेंट और इंजीनियरिंग वर्क से जाओगे, मतलब मशीन्स का अरेंजमेंट करोगे, जी कैपेसिटी प्लानिंग देखोगे मेरा कैपेसिटी कितना है, मेंटेनेंस देखोगे कि काम ठीक से मेंटेन कैसे होगा, मार्केटिंग का प्लान, प्रोडक्ट निकलेगा तो क्वालिटी का प्लान और डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान। ये आपके डे टू डे काम होंगे ना बिजनेस में। जी आखिरी क्वेश्चन, ऑपरेशनल कंट्रोल कितना टाइप का। तो ये हमको एमसीक्यू के लिए बहुत काम का लगा, क्योंकि इसमें 3 प्रोसेस का नाम लिया एकदम। बोल रहा ऑपरेशनल कंट्रोल यानी डे टू डे बिजनेस का कंट्रोल जी का टाइप कितना होगा। नंबर 1 है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जिसमें आप इनपुट मीट द स्टैंडर्ड, आप ये चेक करते हो कि मेरा जो रॉ मटेरियल है वो जी जैसा मेरा स्टैंडर्ड सोचा हुआ था वैसा है कि नहीं। ठीक है। अच्छा हाँ नंबर 2 है कॉन्करेंट कंट्रोल, मतलब जो मेरा डे टू डे एक्टिविटी चल रहा है वो मेरा एज हाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड है कि नहीं। लास्ट है फीडबैक कंट्रोल, मतलब जो आउटपुट निकला वो मेरा एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं। हाँ तो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, यही तो बात बोलना चाहा कंट्रोल में, कि जो रॉ जी मटेरियल लगाए हैं वो एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं, जो हम डे टू डे काम का प्रोसेस सोचे हैं एक्टिविटीज वो एज पर स्टैंडर्ड हो रहा है कि नहीं, और जो मेरा आउटपुट निकलेगा या निकल रहा है वो मेरा एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड है कि नहीं। जी सर तो ये था मेरा 3 टाइप का कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल। तो चैप्टर 8 भी खत्म। ठीक है।